आर्थिक तंगी और रिश्ते। आज मैं शाम थका हारा बेमन सा आज ऑफिस से घर आया ही था कि मेरी नज़र सामने किचन से आती मेरी पत्नी पर पड़ी। वो देखने में ही काफ़ी उखड़ी उखड़ी सी लग रही थी। उसकी मनोदशा देखते ही मैं समझ गया था कि ज़रूर कोई ना कोई बात है, इसलिए मीनाक्षी इतनी रूखी रूखी सी लग रही है। मैंने हाथ मुंह धोए हुए थे, इसलिए मैंने उसे तौलिया मांगा। उसने बिना कुछ बोले मुझे तौलिया लाके दे दिया। मैंने उसे कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, मीनाक्षी क्या बात है, आज तुम कुछ उखड़ी उखड़ी सी लग रही हो। तो उसने मुझे खा जाने वाली नज़र से देखा और भड़कते हुए बोली, आपको क्या है, फिर चाहे बेटी की ट्यूशन फीस ना भरने की वजह से बेइज्जत करके भगा दिया जाए, या फिर बेटे पर स्कूल ड्रेस के जूते ना होने की वजह से उसको फुटबॉल की टीम से खिलाने से मना कर दिया जाए। आपको क्या, आपको तो बस सुबह 9 बजे जाना है और शाम को 8 बजे आना है और फिर चद्दर तान के सो जाना है। इसके अलावा एक पल की भी चिंता नहीं है और ना ही मेरा कोई ख्याल है। डॉक्टर ने पिछले महीने ही दवाई कराने को कहा था, नहीं तो मर्ज कभी भी अपने पैर ज़रा से ज़्यादा पसार सकती है। कभी कभी तुमने ध्यान से देखा मुझे, मेरे चेहरे की ओर? ये झुर्रियाँ, बेउम्र पकते बाल, जवानी में ही बुढ़िया बनती जा रही हूँ। एक पैसे की दवा नसीब नहीं है मुझे। ये सब तो छोड़ो, गर्मी में बच्चे तपते रहते हैं, एक पुराना कूलर लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही है तुम्हारी। मैं बेड पर बैठा नज़रें झुकाए अपनी नाकामी पर शर्मसार हो रहा था। बीवी बच्चों की परवरिश और उसकी ज़रूरत का ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है। मैं क्या करूं, ये मेरा दुर्भाग्य ही तो है। कहने को तो देश तरक्की कर रहा है, लोग खुश हैं, पर मैं कैसे कह पाऊं कि मैं बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की वजह से दिन ब दिन ज़रूरतों के बोझ तले दबता जा रहा हूं। बिजली के बिल से लेकर घर के राशन पानी तक की कीमतें आसमान छू रही है और पगार बढ़ने का नाम पर दफ्तर में धमकी दी जाती है। नौकरियां कभी भी जा सकती है, काम नहीं है ऑफिस में, इसलिए वही पुराना पगार पर काम करना पड़ता है। मजबूरी बन चुकी है। ऐसे में क्या करूं? मैं बैठा बैठा अपनी परिस्थिति से दो चार ही हो ही रहा था कि घर के दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक हुई। बच्चे ने गेट खोलकर देखा तो पिताजी थे। अपने दादाजी को देखकर बच्चे ने खुशी से उछल गए, लेकिन मेरी सांसें तेज हो गई। पत्नी ने फिर से मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मानो वो कह रही है, अपना पेट पालने के लिए तो अपनी आंतें और गुर्दे गिरवी रखने के लिए ना गए हैं। अब ऐसे में पिताजी अकस्मात आए हैं तो ज़रूर ही कोई आर्थिक समस्या को लेकर ही आए होंगे। मैंने भी नज़रें चुराते हुए एक बार मीनाक्षी की ओर देखा, पर कुछ कह नहीं पाने की स्थिति में नहीं था, इसलिए जल्दी से उठकर पिताजी के पास गया और नज़रें चुराते हुए उसके चरण स्पर्श कर उन्हें बैठने के लिए कहा। मीनाक्षी ने भी उसके चरण वंदन किए और खाना खाने के लिए कहते हुए किचन में चली गई। अब मैं और भी अकेला महसूस कर रहा था। मीनाक्षी तो मुंह छुपा के किचन में जा चुकी थी। मुझे डर था पापा कहीं पैसे की कोई बात ना कर दे, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी बच्चों को बुला के उसके पास किया और खुद वापस कमरे में चला गया। पिताजी भी मुझे जाते हुए देख रहे थे। मैं किचन से आया तो मीनाक्षी ने कहा, पिताजी ज़रूर ही किसी आर्थिक मदद की आस में आए हैं। ऐसे में इन्हें हम ही याद आते हैं। बड़े वाले भाई साहब को कोई याद नहीं करता, देने के नाम पर उनका नंबर आता है और जब कोई ज़रूरत हो तो सब लोग हमारे यहाँ आ जाते हैं। वैसे तो ये शब्द मीनाक्षी कभी नहीं बोलती, पर इस बार उसके घर की तंगहाली इस लेवल पर थी कि उसे मरने के लिए अगर जहर खरीदना हो तो उसके लिए भी पैसे का इंतजाम ना के बराबर ही था। एक तरह मीनाक्षी लगातार मुझे बोले जा रही थी और दूसरी ओर मैं था जो कुछ पाने में समर्थ नहीं था। अंततः मैंने मीनाक्षी को चुप करने के लिए कहा, तुम शांत हो जाओ, कुछ भी करके कल मैं तुम्हारी दवाई और बच्चों की ज़रूरत का सामान ला दूंगा, पर अभी के लिए पिताजी का मान रखो। उनको सामने घर में कलेश करने के मतलब उनका मान मर्यादा के खिलाफ है। मीनाक्षी समझदार थी, पर उस आर्थिक तंगी के बुखार चढ़ा हुआ था, इसलिए वो बेकाबू थी। कहाँ से लाओगे, भीख मांग के या
फिर खुद को गिरवी रख के ये मेरा काम है, क्या करूँगा क्या नहीं, बस तुम अभी भगवान के लिए शांत हो जाओ। अब मीनाक्षी शांत हो गई। वो खाना लेकर टेबल पर लगा देती है। अब पापा और बच्चे सहित एक साथ खाना खाने लगते हैं। खाना खाते ही टाइम पापा ने एकाएक मेरी तरफ देखा और पास बैठ कर कहा। मेरी सांसें और दिल दोनों ही तेज हो गए थे। कहीं पिताजी कोई मांग ना कर दें, क्योंकि मेरे पास अभी देने के लिए नाम पर केवल वक्त ही था, उसके अलावा मैं जबान भी नहीं दे सकता था। पिताजी बोले, देखो अभी काम जोर चल रहा है, खेती का काम बहुत है, इसलिए अभी ही गाड़ी से वापस जाना पड़ेगा, मैं यहाँ रुक नहीं सकता। तुम्हारी माँ बहुत चिंता कर रही थी। पिछले कुछ महीनों से तुम फ़ोन और बात बहुत कम करने लगे हो, और ऐसा तुम तभी करते हो जब तुम किसी परेशानी में होते हो। ये तुम्हारी बचपन की आदत है। इसलिए माँ ने ज़ोर से मुझे मुन्ना और मुन्नी की याद सता रही थी, इसलिए मैं आ गया। यहाँ तक तो ठीक था। अब मैं अवाक बैठा था कि अब पापा क्या कहने वाले हैं। मैंने एक नज़र मीनाक्षी को देखा तो वो किचन की चौखट पकड़े पापा की आड़ में खड़ी हुई थी, और पापा आगे क्या कहने वाले हैं जानने के लिए उत्सुक हो रही थी। लेकिन आगे पापा ने तभी कुछ कहा नहीं, बस खाना निपटाया और मुंह धोए। अब पापा ने अपने कुर्ते की जेब से हाथ डाला और एक नोट की गड्डी निकाली और मेरी ओर बढ़ा दी। ये देखकर मैं अवाक और सकते में आ गया। एक पल के लिए मैं स्तंभ और निशब्द हुई खड़ा रहा। पिताजी ने कहा, अरे पकड़ो भी भाई, अब इतने बड़े भी नहीं हो कि हमारी दी हुई आशीर्वाद ही ग्रहण न कर सको। वैसे भी इस बार फसल अच्छी हुई थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आई। अब उन्होंने मीनाक्षी की ओर इशारा करते हुए कहा, बहू का और बच्चों का अच्छे से ध्यान रखो, देखो कितनी कमज़ोर हो गई है, और आना अपना भी। उन्होंने पैसे मेरे हाथ में रख दिए। मेरी आंखें भर आई और वो बचपन के दिन याद आ गए, जब पापा हमें स्कूल जाते वक्त 4 आने ऐसे ही हाथ में फैलाए रख दिया करते थे। बस अब अंतर इतना होता है कि उस वक्त मेरी आंखें झुकी हुई नहीं, बल्कि प्यार और दुलार से ऊंची होती थी। फिलहाल मीनाक्षी और मैं दोनों ही गलत साबित हो चुके थे, इसलिए खुद पर नज़रों पर नहीं मिला पा रहे थे। सच में बच्चों के लिए माँ बाप बोझ हो सकते हैं, पर माँ बाप के लिए बच्चे कभी बोझ नहीं होते। वे हमेशा उसका ध्यान रखते हैं।